हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास से मैं स्टार्ट कर रही हूँ टीयर 2 यानी कि मेंस के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको 2022 के मेंस के पेपर का सोल्यूशन कराऊंगी, उसके बाद 2023 के, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे 2024 के सीजीएल प्री का जो जीके पीवाईक्यू आया है उसको भी मैं करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम जो एग्ज़ाम हो गया है सीजीएल प्री का उसका भी जीके पीवाईक्यू डिटेल में करा दीजिए। तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वीडियोस आपको उसकी भी मिल जाएगी। मैंने अपने चैनल पे ये कहा था कि मैं मेंस के लिए जीके पीवाईक्यू लेकर के आऊँगी, तो मेंस में हम 2022 के मेंस का पेपर, 2023 के मेंस का पेपर उसका सोल्यूशन करेंगे। फिर जो सीजीएल 2024 का प्री हुआ है उसका भी मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगी। तो इसमें मेंस स्पेसिफिक ये होगा कि हम उन क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेंस के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज्ड तबाकत नासिरी इन दी दिल्ली सल्तनत पीरियड। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तबाकत नासिरी ये जो बुक है ना, इसको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लिखा गया था, इसको लिखा किसने था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनहज और सिराज ने इनको लिखा था। यहाँ पर बुक्स एंड अथर का क्वेश्चन आ ही गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। और ये आप साथ में याद करते हुए चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि अमीर खुसरो को बोला जाता था पैरट ऑफ इंडिया यानी कि तूतिए हिंद, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। अब यहाँ से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की सारी लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। सबसे पहला यहाँ पे मुद्रा राक्षस, अगर ये पूछे कि किसने लिखी है, इसको लिखा है विशाख दत्त ने। राज तरंगिनी इनको कल्हड़ ने लिखा है, और इसमें जो है कश्मीर के हिस्ट्री पे इन्होंने प्रकाश डाला है। और ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था किसी एग्जाम में कि राज तरंगिनी में किस स्टेट का या फिर किस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि कथा सरित सागर किसने लिखा है, तो सोमदेव ने। कामसूत्र किसने लिखा है, तो वात्स्यायन ने। प्रश्नोत्तर मालिका अगर आपसे पूछे किसने लिखा है, तो अमोघ वर्ष 1 ने। और आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि अमोघ वर्ष 1 जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा थे। स्वप्नवास वदत्तम अगर आपसे पूछे तो इसको लिखा है भास ने। बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष ने। नाट्य शास्त्र जिसको कि 5th वेदा बोलते हैं, जहाँ पर क्लासिकल डांसेस का मेंशन मिलता है, उसको लिखा था भरत मुनि ने। नेक्स्ट यहाँ पे है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र। ये सारी जो बुक्स हैं उसको कालिदास जी ने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे है अमरकोश। अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा था। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट आप इसको ना एक बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पंच सिद्धांतिका, इसको लिखा था वराहमिहिर ने। बृहद संहिता अगर पूछे तो इसको भी वराहमिहिर ने ही लिखा था। अगर आपसे पूछे कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था, तो इसको आर्यभट्ट जी ने लिखा था। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखा था, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था। पंचतंत्र अगर आपसे पूछे तो विष्णु शर्मा ने लिखा था उसको। नीति सार अगर आपसे पूछे तो इसको लिखा था कामंडक ने। ऐहोल प्रशस्ति किसने कंपोज किया था, तो रवि कीर्ति ने। ये पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट थे, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इंडिका अगर आपसे बोले किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र अगर आपसे पूछे तो इसको लिखा था चाणक्य ने, लेकिन इनका नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। तो कई बार एग्जाम का जो ऑप्शन होता है ना, उसमें चाणक्य या फिर कौटिल्य नहीं देगा, विष्णुगुप्त अगर लिख देगा तो इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे है चरक संहिता, इसको चरक ने लिखा था। लीलावती लिखा था भास्कराचार्य जी ने। हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इसको लिखा था हर्षवर्धन ने। अमुक्त माल्यद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यदा ये बुक किसने लिखी थी, तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी, और तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी, ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है बाबरनामा, जिसको कि तुजुके बाबरी कहते हैं, इसको बाबर ने लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पे हुमायूं नामा, इसको गुलबदन बेगम ने लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। शाहनामा अगर पूछे तो उसको लिखा था फिरदौसी ने। अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। शिलापद्दिकरम इलांगो अधिगल, उन्होंने लिखा था तमिल लैंग्वेज में। एंड ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। मणि मेखलई अगर आपसे पूछे किसने लिखा था, तो सत्तानर ने लिखा था, और वो भी तमिल लैंग्वेज में। गीत गोविंद अगर आपसे पूछे तो जयदेव ने लिखा था।
ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई थी। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक याद आ रही हो तो उसको आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोधक क्षमता वो वायर के लेंथ और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल द कंडक्टर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सारे कंडक्टर्स के लिए सेम होता है। तो जहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स हो ना जनरली वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ पे तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ स्टेटमेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है वायर के। तो यहाँ पे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कि रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर की लेंथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर डेंसिटी लिखा था तो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का एक जनरल फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ना न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पे ना एक न्यूमेरिकल पूछा है, अभी हम उसको करेंगे लास्ट में। अगर आपसे बोले कि सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी डायरेक्ट हम उसको जोड़ देंगे अगर सीरीज में है। अगर आपसे कहे कि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो होता है R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसके अलावा जो भी होगा उसको जोड़ देंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये 2024 SSC CHSL का है और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा गया था कि ये जो V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला है इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, और ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, और इसका ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन A इंटू L, इसको रो बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने ये सुझाव दिया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है जिस कंडक्टर में, तो वहाँ पे जो मैग्नेट है ना उसको भी इनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्री मैरी एम्पियरे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ईयर वॉज द एस्टीमेट कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि एस्टीमेट कमेटी कब बनी थी। एस्टीमेट कमेटी को हिंदी में शायद प्राक्कलन समिति बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में एस्टीमेट कमेटी बनी थी। यहाँ से आपको देखना है कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एडहॉक कमेटी जो कि टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती है, और जब इनका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट होती है यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती है। तो उसमें जो है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ याद रखना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी कौन कौन सी थी इम्पॉर्टेंट वाली। तो एक तो है PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको बनाया गया था 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टेन्योर इनका जो है 1 साल का होता है, यानी ये जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा था एस्टीमेट कमेटी, ये बनी थी 1950 में। अगर आपसे पूछता है कि किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो ये बनी थी जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पर। इसमें होते हैं 30 मेंबर्स और सारे के सारे मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर जो होते हैं वो सारे राज्यसभा से होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ना यही चीज़ स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, और ये बना था 1964 में। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको पहचानिए। पहला स्टेटमेंट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। दूसरा स्टेटमेंट है द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC इज लोकेटेड इन राजस्थान। थर्ड स्टेटमेंट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन है ना उसको ABCD ना लिख करके 1 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, तो आपको प्रैक्टिस ना यहीं से करनी है। इस तरह के अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत हो सकता है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सबसे पहले आप देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट, खेतरी कॉपर माइंस या फिर खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स, हमें पता है कि वो राजस्थान में है, ठीक। तो दूसरा वाला तो डेफिनेटली सही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा बनाया है ना कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ रखा है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में नहीं नागपुर में है, महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो कि वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। सप्रू कमेटी इससे रिलेटेड है, इन्होंने रिकमेंड किया था इसको, ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये आप याद रखिएगा, ये पूछा गया है CHSL 2024 में कि जो DPSP हैं इसको नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो BR अम्बेडकर जी ने कहा था। अगर आपसे पूछे कि ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी हमने जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, लेकिन आयरलैंड वालों ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था इसको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। वैसे इसके आर्टिकल जो हैं 36 से लेके 51 तक आते हैं, और इसको याद करने की मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ट्रिक डाली हुई है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको जो DPSP है वो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आप उसको भी ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो आप वहाँ से ये 2 वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिस्ट डाउन किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आपसे पूछे कि समान काम के लिए समान मजदूरी, ये किस आर्टिकल में है, तो ये है 39 के D में। नेक्स्ट यहाँ पे फ्री लीगल एड, तो ये आएगा आर्टिकल 39A में। अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस में है, तो आर्टिकल 40 में। ओ से आप याद रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और 4 लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे, पंचायत करेंगे, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद करेंगे कि लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये आता है आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 43B में, ये बात करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 45, तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी बच्चे हैं 6 साल से कम की एज के, तो उनके पेरेंट्स को उन्हें एजुकेशन दिलाना चाहिए, तो ये ऐसा 45 में लिखा है। तो 5 से आप याद कर सकते हैं लाइव, और लाइव आते हैं तो हम क्या देते हैं, एजुकेशन। तो 45 में जो है एजुकेशन की बात कही गई है। लेकिन ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि 6 साल से कम के बच्चों के लिए इसमें एजुकेशन की बात कही गई है। लेकिन 26 सितंबर शिफ्ट 3 के पेपर में ये पूछा गया था कि एजुकेशन जो है वीकर सेक्शन यानी SC ST को मिलना चाहिए, ये किस आर्टिकल में है, तो ये 46 में है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लेटेस्ट CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, SC और ST में 6 आता है ना, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि 46 जो है उसमें SC ST के एजुकेशन की बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 48A, और ये भी 2024 का CPO या CHSL इन्हीं दोनों में से किसी का क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 48 में है कि इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 में लिखा है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ना कि 50 का मतलब होता है आधा आधा, तो यानी कि सेपरेट हो गया एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 51, इसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आई है और 51 को भी आप ऐसे 1 को समझ लीजिए कि आई है, तो इंटरनेशनल से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 280 में क्या लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल 165 में, और इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इनको पावर कहाँ से मिलती है। इनको पावर मिलती है विजिलेंस एक्ट 2003 से, और ये 3 मेंबर बॉडी है, यानी एक चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, बाकी 2 अदर मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि सीबीआई को जो पावर मिलती है ये पावर उनको मिलती है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, यानी कि विमेंस के लिए जो कमीशन बना था नेशनल वाला वो 1992 में बना था। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट वाज क्रिएटेड इन 2005, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 2005 में इसको क्रिएट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है 75% ऑफ इट्स एनुअल इनकम वॉज टू बी यूज्ड फॉर स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है इट वॉज डिसॉल्व्ड इन 2018। अगेन यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट बनाया है इसमें अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे, ना ही इसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा डेटा या फैक्ट है जो एक्सट्रीम हो। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का जो है इसको बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से कहते हैं नॉलेज सबसे ऊपर होती है। आप एलिमिनेशन की कितनी भी टेक्निक सीख लीजिए, अगर एग्जामिनर ने चाहा तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन 4, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को बनाया गया था 2005 में। सेकंड है इसमें कि 75% इसका जो एनुअल इनकम था वो यूज़ होना था हेल्थ के प्रमोशन में, एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इसको 2018 में नहीं 2014 में ही डिसॉल्व कर दिया गया था। तो ये वाला जो है यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका, ए नोटेड साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपसे जो साइट पूछा है कि भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है, यानी पूरा पाषाण काल की एक साइट है, तो वो किस स्टेट में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। और अगर हम बात करें बेलन वैली आपसे पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे तीनों पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक तीनों जो पीरियड थे उसके एविडेंसेस मिले हैं बेलन वैली में। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुर्जा होम एंड गुफरा काल अगर आपसे पूछे तो कश्मीर में है ये। और बुर्जा होम से ये पता चला है कि जो भी डॉग्स होते थे उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और गुफरा काल से ये पता चला है कि लोग पिट ड्वेलिंग साइट्स में रहते थे। इसका मतलब गड्ढे खोदकर उसके ऊपर से थोड़ा सा कुछ रख के ढक देते थे, तो गड्ढों में रहते थे। तो पिट ड्वेलिंग साइट्स जो है वो गुफरा काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि कोल्डिहवा एंड महागरा कहाँ पर है तो वो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पे लहंगनाज आपको याद रखना है, ये गुजरात में है और ये मेसोलिथिक साइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे राखीगढ़ी, तो ये हरियाणा का है और यहाँ पे देखने को मिलता है मेसोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे है चिरांद, ये बिहार का है और यहाँ पे नियोलिथिक मैन जो थे वो बोन यानी हड्डियों के टूल्स यूज़ करते थे नवपाषाण काल के लोग, ऐसा पता चला है, एविडेंस मिला है चिरांद बिहार से। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे सिर्फ इसका लोकेशन पूछेगा कि पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की, टकलकोटा एंड हल्लूर ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में। पय्यमपल्ली जो है एक बार पूछा हुआ है बहुत पहले, तो ये तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप ना टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको टाइम पीरियड थोड़ा अलग अलग मिलेगा, बट ये वाला जो है ज़्यादा एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो पैलियोलिथिक एज है उसको माना जाता है 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक, मेसोलिथिक एज को 10,000 से लेकर 6,000 BC तक, नियोलिथिक को 6,000 से लेकर 1,000 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको मनाया जाता है केरला में। और यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये जो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है इसको वड़ाकुनथम टेम्पल में मनाया जाता है, तो स्टेटमेंट में ये दे सकता है। यहाँ से आपको केरला के और भी फेस्टिवल्स याद रखने हैं और नीचे केरला के डांसेस एक साथ ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डांसेस एंड फेस्टिवल। जब भी किसी भी स्टेट के डांस या फेस्टिवल से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उस स्टेट के फेस्टिवल एंड डांसेस को एक ही जगह बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये वाला भी याद रखिएगा कि वड़ाकुनथम टेम्पल में मनाया जाता है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, केरला का है। केरला में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो ओनम, पोंगल मनाया जाता है और ये 10 दिनों का होता है और इसको मनाया जाता है अतुकल भगवती टेम्पल में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि पोंगल का मतलब होता है ना टू बॉयल। अब ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट 2024 का ही है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विशु और मकारा विलक्कू, ये सारे फेस्टिवल्स हैं केरला के। नेक्स्ट यहाँ पे डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम, कई कोट्टिकली जिसको कि थिरुवथिरकली भी बोलते हैं, ओट्टम थुल्लाल, कलारी पयट्टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि SRD प्रसाद थे, उनको जो है अवार्ड मिला था जनवरी 2023 में, तो कलारी पयट्टू से रिलेटेड वो थे SRD प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे है कुडियट्टम, नेक्स्ट है कथकली, फिर थय्यम एंड पाड्यानी, ये सारे जो डांसेस हैं ये केरला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एक्ट ऐसा है जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 909, इसको जानते हैं। अगर इससे जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी का कौन सा पहला जो कॉम्प्लेक्स है 1897 में डिस्कवर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, थायमिन जो है इसको हम B1 भी बोलते हैं, तो सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे आपको जो है सारे विटामिन के केमिकल नेम्स एंड उनके डिफिशियंसी डिजीजेस को याद करना है। विटामिन ए अगर आपसे पूछे इसको बोलते हैं रेटिनॉल या फिर कैरोटीनॉइड्स, और इसकी कमी से होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि विटामिन ए की कमी से ज़ीरोफ्थैल्मिया भी होता है और ये बहुत ही सीरियस आई डिसऑर्डर है, यानी आँख में होने वाली बीमारी है, और वो भी विटामिन ए की कमी से ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी, इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से आपको होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनॉन, इसकी वजह से क्या होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमता, इसी की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बहता रहता है। B2 विटामिन जो है इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, और इसकी वजह से स्किन थोड़ी सी क्रैक हो जाती है एंड आंखें रेड हो जाती हैं। वैसे आपको ये वाली चीज़ें उतनी याद नहीं रखनी है, जो याद रखना है उसके आगे मैं टिक कर दूंगी। आपको A वाला याद रखना है, D वाला, K वाला, और यहाँ से केवल आपको नाम याद रखना है B2 का। लेकिन B3 का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको नियासिन बोलते हैं, और इसकी कमी से पेलाग्रा या फिर ग्लोसिटिस हो जाता है। पेलाग्रा को 3D डिजीज़ भी कहते हैं, लेकिन पेलाग्रा आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से ना बाल पहले ही ग्रे होने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है B6, इसको बोलते हैं पेरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होता है डर्मेटिटिस एंड एनीमिया। नेक्स्ट यहाँ पे है B7, जिसको कि हम बोलते हैं बायोटीन, और इसकी कमी से भी सेम डिजीज़ होता है, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ याद नहीं करना, बस इसके आपको केमिकल नेम याद करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड या फिर फोलेट भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनको कौन सा विटामिन लेना चाहिए ताकि बर्थ डिफेक्ट ना हो, तो B9। नेक्स्ट यहाँ पे है B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है एंड ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन C, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से ब्लीडिंग गम्स या स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी याद करना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन ई, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से ना इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मतलब आप बांझपन कह सकते हैं उसको हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो विटामिन हमने इतना सारा पढ़ा, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको किया था डिस्कवर कैसिमिर फंक ने। अब विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। तो इसको आप याद रखेंगे कीड़ा से कि मोटा सा कीड़ा है वो फैट में घुल जाता है, तो KEDA ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। BC यानी कि बी कॉम आप याद रख सकते हैं इसको कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, या फिर अगर आप ये याद करेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC बेस्ड ऑन अ क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि किस ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नए स्टेट ऑफ मैटर का प्रेडिक्शन किया था। इन्होंने ये जो मैटर की न्यू स्टेट बताई थी ना, तो उसमें सत्येंद्र नाथ बोस का भी योगदान था। तो इन्होंने किस ईयर में उसको बताया था ये पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यहाँ पे हम कह रहे हैं BEC, इसको बोला जाता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि फोर्थ वाला होता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, ये 2023 के CGL का क्वेश्चन है। जब मैं आपको PYQs करा रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इरिक ए कॉर्नेल एंड कार्ल ई वीमन, और इनके साथ एक और थे जो भी है, उनका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों ने मिल करके इसको सिंथेसाइज किया था, इसी वजह से इन सबको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच वॉज प्लेड इन विच ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला जो है क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1877 में खेला गया था। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया था तो उसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट ODI कब खेला गया था, तो 1971 में, और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। तो ODI मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट T20 कब खेला गया था, तो 2005 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में एडन पार्क जो है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर खेला गया था। जो भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ना, वो SSC के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहीं से ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उस टाइम में वेस्ट इंडीज़ जीत गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रनर अप कौन था उस टाइम, तो वेस्ट इंडीज़ जो है ये रनर अप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर, सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया ने केवल 2 टाइम्स इसको जीता है, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। स्टेटमेंट ए है यहाँ पर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, जब भी आपको किसी भी चीज़ का डेफिनेशन दिया हो, परिभाषा दी हो, जनरली वो स्टेटमेंट 90% केसेस में सही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, HIV, HPV एंड हेपेटाइटिस B वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन 3, बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि STD डिजीजेस कौन कौन सी हैं, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि HIV, गोनोरहोया एंड सिफिल्स, क्लेमाइडिया, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस B, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप उन ड्रग्स को यानी उन दवाइयों को आप क्या कहेंगे जो कि रिसेप्टर को सक्रिय करके प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करती हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक तो होता है रिसेप्टर और एक होता है एगोनिस्ट और एक होता है यहाँ पर एंटागोनिस्ट। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि रिसेप्टर क्या होते हैं।
तो हमारा जो भी सेल है यानी कोशिका, वैसे हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ जो है सेल्स हैं, तो इनके ऊपर और इनके अंदर यानी सेल के ऊपर और उनके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल के अंदर भी होते हैं, सेल के बाहर भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये समझना है कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो जो भी दवा आप खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन दवा आप मुंह से खाते हैं और आपके पैर का दर्द ठीक हो जाता है, तो इन्हीं में काम आता है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो है ये एक टाइप का ड्रग है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसका यही होगा, एगोनिस्ट। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई रिसेप्टर है जो कि ऐसा है, ठीक, मान लीजिए ये रिसेप्टर ऐसा है, तो जो भी दवा होगा, जो भी ड्रग होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे बनाया जाता है ताकि वो इस रिसेप्टर में जाके फिट हो। यानी हम दवा का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वो ऐसा बनाएंगे ताकि ये इसमें जाके इसमें फिट हो और फिर ये दवा जो है काम करे। तो अलग अलग जो होते हैं रिसेप्टर वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर ऐसे है, तो दवा का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाएगा ताकि ये इसमें जाके फिट हो सके और इसको जो है ठीक कर सके। तो यही होता है रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एगोनिस्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर में जाके बाइंड होते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं, जबकि एंटागोनिस्ट उल्टा काम करता है। ये रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है और वहाँ से अगर किसी चीज़ का मतलब निकल रहा होता है कोई चीज़ ना रिसेप्टर से, तो उसको ये बंद कर देते हैं, जाके इनहिबिट कर देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस सीज़न की पहचान करिए जो कि हमारा इंडिया का जो 4 सीज़न है उसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, साउथ ईस्ट मानसून। ये कोई सीज़न नहीं है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ना ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति रिटायर हो गए हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए यहाँ पे लिखा है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ ₹2.5 लाख। इसका मतलब है कि जो भी रिटायर्ड प्रेसिडेंट होते हैं उनको मंथली पेंशन मिलता है 2.5 लाख। दूसरा यहाँ पे ही और शी इज इंटाइटल्ड टू ए सेक्रेटरियल स्टाफ कंप्राइजिंग ए प्राइवेट सेक्रेटरी, ए पर्सनल एंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 पियोन्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अप टू 1 लाख पर एनम। मतलब इनको जो है स्टाफ भी मिलता है जिसमें ये सारे लोग होते हैं, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो इनको है 1 लाख तक का मिल जाता है पर एनम। नेक्स्ट यहाँ पे ही और शी इज ऑल्सो इंटाइटल्ड to free highest class travel anywhere in India accompanied by 1 person by rail, air और steamer। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हाईएस्ट क्लास का जो ट्रेवल होता है इंडिया में वो फ्री होता है और वो एक पर्सन को जो है अपने साथ ट्रेवल करा सकते हैं, चाहे वो बाई रेल जाए, चाहे बाई एयर जाए, चाहे बाई स्टीमर जाए। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, A, B एंड C। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात आ गई है तो हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। अगर आपसे कहे कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक है तो वो है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। अगर आपसे पूछे कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा जाहिर सी बात है उसी में लिखा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52 में लिखा है प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं लिखी हैं जैसा आर्टिकल में लिखा है, याद करने की वजह से यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 53। ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी यूनियन की वो होंगी राष्ट्रपति में। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके पास जो है ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर किसी भी जजेस का अपॉइंटमेंट करना हो या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे किसी को अपॉइंट वगैरह करना हो, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं यूनियन के वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 54, इसमें लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा है। आर्टिकल 55 में लिखा है कि ये इलेक्शन होगा कैसे। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 56, इसमें बताया गया है इनके कार्यकाल के बारे में। तो अगर आप ये चीज़ें ना लाइन से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होगी, आर्टिकल 54 में लिखा है कि प्रेसिडेंट हैं तो उनका इलेक्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन यानी इलेक्शन होगा कैसे,
फिर उसके बाद यहाँ पे दिया होगा ना कि इलेक्शन हो जाएगा तो उनका टर्म कितना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उनका एलिजिबिलिटी क्या होगा री इलेक्शन के लिए, यानी टर्म कंप्लीट हो गया तो मान लीजिए फिर से उनको री इलेक्ट करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी के बाद क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 59, इसमें लिखा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, अगर हैं तो उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी कंडीशन दी हैं, वही लिखा है आर्टिकल 59 में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 60, इसको आप याद कर सकते हैं, ये ओ की तरह है तो इसका मतलब ओथ, यानी उनका जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 61, तो यहाँ पे आई से इम्पीचमेंट, इसको आप 1 को भी आई मान सकते हैं। तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 62 में लिखा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी, यानी अगर जो है इनकी सीट खाली है तो कितने टाइम पीरियड में उसको फिल करने के लिए इलेक्शन कराना चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं, तो वो सब भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिखा है राबी क्रॉप्स आर सोन इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। यहाँ पे कह रहे हैं राबी क्रॉप जो होती हैं उनको अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है एंड हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल जून में। राबी क्रॉप्स जो होती हैं इनका नाम इसीलिए मिला है क्योंकि इनको रवि यानी कि सन के लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जाहिर सी बात है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं, तभी इनको सन के लाइट की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग राबी इन इंडिया आर पेडी, मेज, ग्राम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राबी क्रॉप जो है वो कौन कौन सा है इंडिया में, पेडी, मेज, ग्राम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। थर्ड यहाँ पे है ऑस, अमन एंड बोरो आर 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो ये तो पता है हमें कि ऑस, अमन, बोरो जो है ये पेडी क्रॉप्स हैं, और ये क्वेश्चन ना सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था कि ऑस, अमन, बोरो क्या है, तो ये जो है राइस की वैरायटी है। तो ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेडी है यानी कि राइस, ये हमारा राबी क्रॉप्स है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है केवल वही सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं कि राबी क्रॉप्स जो होते हैं इनको विंटर क्रॉप्स कहते हैं। अक्टूबर दिसंबर में इनको बोया जाता है, अप्रैल मई या फिर मई जून में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इनका वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड लिंसिड। नेक्स्ट यहाँ पे है खारिफ क्रॉप्स, तो ये जो होते हैं ना ये मॉनसून क्रॉप्स होते हैं, जून जुलाई में इसको बोया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इनका है राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। तो सोयाबीन जो है ये भी खारिफ क्रॉप है और इसमें देखिए राबी क्रॉप में दिया था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है जायद, ये मेनली वेजिटेबल्स इसमें आते हैं, तो वाटरमेलन, क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरी, वेजिटेबल्स या फॉडर क्रॉप्स जो होंगे ये जायद में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन दी 2011 सेंसस। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना में कौन से राज्य का साक्षरता दर सबसे कम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का। और ये आप मुझे बताइएगा कि कितना परसेंट था। सेंसस के बारे में हमने 2023 के जो जीके पीवाईक्यू था उसमें भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपसे पूछे कि लिटरेसी रेट कितना था केरला का, तो 94% था। और ये जो आंसर है 94%, ये DSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में 22 जून की शिफ्ट 1 में, तो वहाँ पे इन्होंने बताया था कि 94% है। कहीं कहीं पे आपको 92% भी देखने को मिलेगा, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से, कमी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है खून निकलने लगता है जहाँ पे चोट लगी होती है। इसको हमने अभी पढ़ा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विटामिन के की कमी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अभी हमने इसमें पढ़ा था ना कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, यानी जल्दी से जमेगा नहीं, तो वो बहता रहेगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग चेंजेस टू अटल पेंशन योजना स्कीम डन इन 2022। यहाँ पे कह रहे हैं कि अटल पेंशन योजना 2022 में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन एन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन APY आफ्टर 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें बोला गया था कि कोई भी सिटीज़न जो कि इनकम टैक्स पे कर रहा था लेकिन वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद इस अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने के एलिजिबल नहीं रहेगा। स्टेटमेंट 2 है कि सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशंस ऑफ 1000 और 2000 और 3000 और 4000 और 5000 एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इनको जो है 1000, 2000, 3000 या 4000 या 5000 मिलेगा अगर वो 80 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो यहाँ पे ये जो 80 ईयर्स लिखा है ना, ये गलत है क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया था वो मिनिमम दिया था 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इन्होंने दिया था 40 ईयर्स, और ये क्वेश्चन शायद GD या फिर MTS में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो तो गलत है, तो B वाला यहाँ पे है, इसको भी कैंसिल, इसको भी कैंसिल। C स्टेटमेंट लिखा है एज पर द न्यू रूल्स सब्सक्राइबर्स कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं यानी इसके जो लाभार्थी हैं अटल पेंशन योजना के, ये भी मंथली उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो वो क्यों देंगे मंथली बेसिस पे, उनको तो खुद ही चाहिए पेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, A वाला सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंस। अब ये क्वेश्चन ना जिसको आता है उसको समझिए बोनस के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस पे मैंने 2 वीडियो लगभग बनाई है अपने चैनल पर। एक जो है ओल्डेस्ट वीडियो में आपको मिलेगा और एक आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट वाले में। तो जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जो मैंने उसमें पढ़ाया है, अगर आप इकोनॉमिक्स से उतना ही करते हैं ना तब भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ से आपसे पूछा है कि कैपिटल एक्सपेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी कमाई होती है कुछ यानी कि रिसीट, और उनका एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमारी कमाई और खर्चा होता है ना वैसे उनका भी होता है, लेकिन अब इतनी बड़ी कंट्री है तो सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। तो रिसीट यानी उनकी कमाई 2 तरीके की होती है, एक तो होती है उनकी रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह से होता है, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपसे ये वाला पार्ट पूछा है कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में खर्चे करती है, यानी कोई एसेट क्रिएट करती है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंस का मतलब कि एसेट क्रिएट करना यानी लॉन्ग टर्म का खर्चा, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनवाना, स्कूल या हॉस्पिटल खुलवाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा करना, तो ये लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स जो है ये कैपिटल एक्सपेंस में आएगा। अगर आपसे पूछे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार जो है डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए यानी शॉर्ट टर्म में जो खर्चा करती है उसको हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसे कि पेंशन देना, सैलरी देना, सब्सिडी वगैरह देना, तो ये सब शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं, तो वो हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ए लाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 18 वोल्ट बैटरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराइएगा मत एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बल्ब है, 18 वोल्ट की बैटरी है, उसकी 3 एम्पियर का करंट जो है वहाँ पर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस जो है हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, तो R ही तो रेजिस्टेंस है ना, तो R क्या होगा V अपॉन I, इसका मतलब हो जाएगा 18 अपॉन यहाँ पे 3, तो ये वाला होगा राइट आंसर ऑप्शन A। 6 ओम का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे आपका एंड होता है CGL 2022 का जो टीयर 2 का GK क्वेश्चन था वो, और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो इररिलेवेंट थे, इसी वजह से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। मैंने कहा था मेंस PYQ लाने के लिए, तो अब मैं उसको ला रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे क्योंकि सारी चीज़ें टाइपिंग करना, खोजना, फिर सब कुछ करना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कहा था मेंस के लिए PYQ सीरीज़ लाने का, तो वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर कभी कभी वीडियोस एक दिन के गैप पे आए, बट आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।